नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। पढ़े ना इस एक डायग्राम, कुछ डायग्राम में नहीं है, एक सिंगल लाइन है, उसमें ए एंड बी, एक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे ना, ए एंड बी। सो ए इज ऑलवेज अ कंपनी एंड बी इज ऑलवेज अ थर्ड पार्टी। हु इज थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी वो होती है जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो बी इज अप्रोचिंग अ कोर्ट कि लिसन, ये लॉस हो गया है, बट ए इज नॉट पेइंग दिस लॉस। ये लॉस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं ये, सो वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। ए में ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ए इज ऑलवेज अ कंपनी। तो 99.9% कंपनी ही रहती है, बट दे आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर वी विल से नो, इट्स नॉट अ ए इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ मेंबर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ वी आर डिसरिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी। सो ए को हम कंपनी ना मान के, ए को उस टाइम हम क्या मान रहे हैं? नेचुरल पर्सन मान रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन मान रहे हैं, और उसकी लाइबिलिटी वी आर डिसाइडिंग, क्योंकि लाइबिलिटी तो कोई ना कोई लेगा ना, अदरवाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन पे से हमारा फेथ ही खत्म हो जाएगा, राइट? सो देयर आर 13 सिचुएशन। उन 13 सिचुएशन में A point is not a company, A point is a natural members. So first situation is protection of revenue. When in any transaction, it is appearing that there is a transaction, this transaction is not between company and third party, it is between member and third party. And member is just for the purpose of protection of revenue, is doing these all things. राइट? एंड मेंबर्स तो यही है, मेंबर हमेशा बोलेंगे इस चीज के लिए, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो कंपनी कर रही है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, वी आर नॉट एंटरिंग। बट पीछे उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के क्या है? द बेसिक सोल बिहाइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कंपनी इज डूइंग दिस। सो उस सिचुएशन में जैसे ही पता लगता है फैक्ट्स के थ्रू कोर्ट को कि this complete facts are denoting that for the purpose of protection of revenue, company is indulging into this kind of practice. So it's not a company who is indulging into this kind of practice, it's a members who are indulging into this kind of practice. And that point of time, court will lift the corporate veil of a company. चलिए, इसमें सबसे पहले हम एक केस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट कर रही हूँ आपका। कल नाइट में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें there are 5 judicial pronouncement points and there are 8 statutory provisions under Companies Act 2013. So ये 13 situation में we will do this. So the first judicial pronouncement, पहले मैं आपको judicial pronouncement cover करवाऊंगी. So first point we are doing protection of revenue. So I'm sharing my screen. Although I've tried to get, I think आपकी stream पे I've shared the complete, brief of this particular case. Sadhinsha Manik Patit case. So you can have a look on stream. Just now I've shared. छोटा सा एक मुझे कहीं crux मिला, so that this I've shared with you. And I just want आपको diagrammatically करवाऊंगी, तो I think situation will be much more better for you. So I'm just sharing my screen. By the way, for your information, just now your new Companies Act, now you can say Companies Act, because I think कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था राज्यसभा में भी क्लियर हो गया है आपका, लोकसभा राज्यसभा दोनों का क्लियर हो गया है आपका बिल। एंड नाउ जस्ट नाउ आई थिंक हाफ एन आवर बैक आपका प्रेसिडेंट असेंट भी मिल गया है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। Just hold on.
No, not like this. Yeah, I want to share this case with you. बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है और बहुत अच्छे से आपको याद भी रह जाएगा ये केस. It's visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So this is a case in re Sardinsha Manik Patit. It's a 1927 Bombay High Court case. बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसके फैक्ट्स, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा. सो इन दिस केस सदिंशा मानिक पतित काफी रिच पर्सन है ये, एंड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 55 में, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922, उस टाइम उस ईयर में 1922 का ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल था. सो दिस इज अ केस ऑफ 1927. सो इनकम टैक्स एक्ट of 1922 under section 55, this particular person, Sardinsha Manik Patit, he was assessed for super tax. What is super tax? Super tax क्या होगा? टैक्स से भी ऊपर कोई सुपर टैक्स होता है? हाँ जी, सुपर टैक्स तब होता है जब आप 1927 में 11 CR 35,302 रुपीस की इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं, और फाइनेंशियल ईयर है 1925 to 26. So under 1925 to 26 financial year, Sardinsha Manik Patit was assessed for super tax on his aggregate income, which was 11 crore 35,302 rupees, which was arising in previous year of 1925 to 26. अब Sardinsha Manik Patit के पास इतना अमाउंट कहाँ से आया? इतनी सारी इनकम कहाँ से हुई इनके पास? बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज का आंसर देने के लिए. Sardinsha Manik Patit, as I'm saying, he is very rich person. तो आप ये माइंड में देखिए, कंपनी लॉ में ना केसेस बहुत सारे करने हैं हमें. अब माइंड में जब तक पिक्टोरियली आप बैठाओगे नहीं, इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था. आपको लास्ट केस कौन सा पढ़ा है मैंने? बुच्चैफ गुजदार. 3 केसेस पढ़ाए ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में, सोलोमन, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग एंड बुच्चैफ गुजदार. I'm requesting all of you, क्लासेस कर लो अच्छे से. मतलब क्लास में वर्चुअली माइंड में सब चीजें किस तरह से बैठा लीजिए. केस बेस ही आएगा सारा इस बार भी, अगर ओपन बुक आपका होता है तो एग्जाम, राइट? तो बुच्चैफ गुजदार, आपको मैंने बताया था ना, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट लेडी. उन्होंने एग्रीकल्चर नेचर की बिजनेस को लिया और एग्रीकल्चर नेचर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया. टी स्टेट में इन्वेस्ट किया था उन्होंने. तो कंपनी के लिए दैट डिविडेंड, दैट इनकम व्हिच कंपनी वाज गेनिंग ऑन दैट शेयर वाज exempted income because it is arising from agriculture way. But for Buchab Guzdar, it was taxable because that was a personal income, चाहे वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही जनरेट हो रही हो. बिकॉज वो एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए? एग्रीकल्चर इनकम वो तो कंपनी के लिए है ना, बट कंपनी के मेंबर्स के लिए वो इनकम कैसे है? शेयर से जनरेटेड है. उन्होंने तो शेयर्स लगाए हैं, कंपनी ने तो एग्रीकल्चर में खुद को लगाया है. आर यू गेटिंग? उस अमाउंट को एग्रीकल्चर में लगाया है. तो इस तरीके से इस केस को आप समझ लीजिए. नाउ इन अ सेम वे Sardinsha Manik Patit was again a very wealthy person just like a Buchab Guzdar. वो भी पढ़ी लिखी थी और ये भी पढ़े लिखे थे. उनको भी पता था कि हाँ इस टाइप का कंसेप्ट है, और इनको भी पता है इस टाइप का कंसेप्ट है, विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी काइंड ऑफ. नाउ इन्होंने क्या किया, ये आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, माइंड इट. सिर्फ आपके माइंड में बैठाने के लिए केस में एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ. पर्सनली मत लेना, बिकॉज बच्चे दूसरी क्लास में पर्सनली ले गए इस केस को. देखिए, Sardinsha Manik Patit के पास है 40 लाख रुपीस. अब 40 लाख रुपीस Sardinsha Manik Patit खड़े हो जाते हैं और ये जो आपका BSc NSE जो है वहां पे जाके सारा शेयर्स में लगा देते हैं. कुछ शेयर्स में लगाते हैं, कुछ डिबेंचर्स में लगाते हैं. शेयर एंड डिबेंचर्स. शेयर से क्या राइज होगा? डिविडेंड. हर शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है. डिबेंचर्स से क्या राइज होगा? एनीवन? इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. शेयर डिबेंचर में थोड़ा सा आपको
मैं आपको ये बोलती हूँ, थोड़ा ना पेशेंस से चलिए. जब जब चीजें आएंगी ना, मैं उनको क्लैरिफाई करती जाऊंगी ताकि आपके माइंड में चीजें बैठना स्टार्ट हो जाएं. देखिए, शेयर डिबेंचर, इनको समझना बहुत इजी है. शेयर्स क्या है कंपनी के लिए? इट्स जस्ट लाइक अ एसेट फॉर अ कंपनी बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी. आपके शेयर्स जो परचेस करते हैं वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम अ मेंबर इन दैट कंपनी. कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं. और जो कंपनी में डिबेंचर्स लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो मेंबर बनते हैं? नो, दे आर क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी एंड क्रेडिटर्स आर ऑलवेज लायबिलिटी. अगर आप शेयर्स लेते हैं तो कंपनी की एसेट बनती है वो शेयर्स. एंड अगर आप डिबेंचर्स लेते हैं तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है वो. What is debenture? Debenture is just nothing. Debenture is just like a loan. कंपनी लोन ले रही है और आपको डिबेंचर इशू कर रही है, तो यू आर गिविंग अ लोन टू कंपनी. अब कंपनी चाहे प्रॉफिट में आए उस फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो लॉस में आए, अगर वो प्रॉफिट में आती है तो अगर आपने शेयर लिए तो आपको डिविडेंड मिल जाएंगे उस पे. कंपनी विल शेयर इट्स प्रॉफिट इन इट्स शेयर होल्डर्स in a form of dividend. So you will get a dividend अगर आपने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं और प्रॉफिट हुआ है कंपनी को. तो अब अगर आपने डिबेंचर किए हैं तो कंपनी आपको प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, कंपनी आपको उस लोन पे इंटरेस्ट जितना है डेजिग्नेटेड वो लोन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा. हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. अगर प्रॉफिट ह्यूज है तो डिविडेंड ह्यूज हो सकता है, बट इंटरेस्ट विल रिमेन सेम whether it is a profitable business for a company, whether it is a loss wala business for a company. So this is a major difference. Debenture holders are just like a creditor always. They don't have a voting right. But अगर आपके पास shares हैं तो आपके पास voting rights हैं, right? Debentures का ऐसा होता है कि कभी भी उन debentures को कंपनी को देकर कंपनी से कह सकते हैं हम कि देखिए ये डिबेंचर ले रखे थे हमने, आपके 20,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, ये डिबेंचर ले लीजिए, हमें हमारा मनी वापस दे दीजिए. दैट मीन्स रीपे फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिबेंचर. बट किसी से कभी सुना है कि हमने रिलायंस के शेयर लिए थे 10,000 20,000 के और हमने कंपनी को जाके बोला कि ये ले लीजिए अपने शेयर्स और आप हमें पैसा दे दीजिए, वापस रीपे कर दीजिए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल इन शेयर्स, बट इट इज पॉसिबल इन डिबेंचर. So this is the basic difference, right? चलिए, so in this case specifically, Sir Dinsha Manik Patit, I was just giving a hypothetical example. तो मिस्टर दिनशा मानिक पतित 40 लाख रुपीस मार्केट में लगा रहे हैं. अब मार्केट में शेयर्स में अगर 40 लाख लेंगे तो उस पर डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा आपको. और जो डिविडेंड मिल रहा है आपको पता है दैट इज द टाइम 1927 का टाइम चल रहा है ये. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल. आज टैक्सेबल नहीं होती है, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल. सो 40 लाख पे कितना बड़ा टैक्स आपको देना पड़ेगा, बिकॉज एज अ सिंगल एंटिटी आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो. ठीक है, सो योर डिविडेंड इज कमिंग इन अ टैक्सेबल जोन. बट नाउ दिनशा मैनिक पतित को पता था देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं मार्केट में ये अमाउंट नहीं लगाता. व्हाट आई डू, आई incorporate 4 private limited companies. A private limited, B private limited, C private limited and D private limited. 4 कंपनीज खोल लेता हूं ऐसी. अब क्या होगी, चारों कंपनी ऑन माई बिहाफ मार्केट में मनी लगाएंगे, शेयर्स में पैसा लगेगा. सो 40 लाख का 10 4 बाइफिकेशन, एंड इन इस 4 बाइफिकेशन 10 लाख ए लगा रही है, 10 लाख बी लगा रही है, 10 लाख सी लगा रही है, 10 लाख डी लगा रही है. इन सबको 10 लाख पे अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है. तो कंपनीज एक साल में काफी अच्छा डिविडेंड रिसीव कर रही हैं थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट. अब जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज कमिंग इन टैक्स फ्री जोन. एक 40 लाख रुपए पे जो डिविडेंड का इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड का जो टैक्स होगा वो काफी हाई होगा, डेफिनेटली होगा. बट 10 लाख में इस टाइप से हमने डाला कि जो इनकम जनरेट हो रही है थ्रू डिविडेंड
वो टैक्स फ्री जोन में आ रही है। आर यू गेटिंग? और फिर जो इनकम आ रही है, चारों कंपनीज क्या कर रही हैं? किसको रिटर्न बैक कर रही है इनकम? सर दिनशा मैनिक पतित को। और अपनी बैलेंस शीट में शो कर रही हैं दैट इट्स अ बैड डेट। दैट मीन्स ये हमने किसी को लोन दे रखा है, XYZ पर्सन, नॉट दिनशा मैनिक पतित, किसी XYZ को लोन दे रखा है, वो लोन रीपे नहीं कर रहा है पर्सन। सो इट्स अ बैड डेट जो कभी नहीं आने वाले, हमें वापस मिलने वाले नहीं है। सो बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज को इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिए माइंड में फिट हुआ आपके? पहले ये बताइए। यस। अब प्रॉब्लम ये है ना कि क्लास में तो हम डांट भी देते हैं कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो और अभी तो बच्चे बिल्कुल फुल डिफरेंट जोन में है। क्या पता बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हो इस केस को। सो ऑफ कोर्स बिकॉज बीइंग अ मदर, मैं भी अपनी डॉटर के साथ बैठती हूँ, देखती हूँ, तो वो हमेशा मुझे गाइड करती रहती है, मम्मा आप अपने स्टूडेंट्स से ना ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। जो भी टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन पूछती है, नाम लेके बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी ट्राई करती हूँ आप लोगों से क्वेश्चन ना पूछूं, बट दिस मच आई वांट फ्रॉम यू कि अगर, क्योंकि वर्चुअल में एनर्जी बहुत जाती है एज अ टीचर, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, राइट? परफेक्ट। हाँ जी बोलिए। generating what profit generating, the company is giving it back to the job. Yeah. But in balance sheet is showing that we are bad debt which have come back to us. Absolutely. So this is the fraud which is the insurance. Yeah, it's a completely fraud thing. So just listen. I just need to know that you people are getting this facts. मतलब जिस वे से मैं आप लोगों के माइंड में पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ केस, वो आ रहा है ना। Now just forget about 10 लाख। 10 लाख तो I have given a hypothetical example कि ऐसे हो सकता है। इससे आपको समझ आ गया ना कि एक पे 40 लाख पे जो डिविडेंड इनकम आप कर रहे हो तो डेफिनेटली टैक्स लगेगा ही लगेगा। और एक 10 लाख पे जो आपको डिविडेंड इनकम जनरेट हो रही है तो उस पे कहाँ टैक्स लगेगा? बहुत, वो टैक्स फ्री जोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप देखते हैं ना स्लैब, इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना कि इतने से इतने के बीच में अगर आप अर्न कर रहे हैं एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्स फ्री जोन है, इसके बाद टैक्स स्टार्ट हो जाएगा लगना। सो स्लैब इस टाइप से बाइफरकेट किए सर दिनशा मैनिक पतित ने ABCD इन 4 कंपनीज पे कि जो डिविडेंड इनकम आएगी वो टैक्स फ्री जोन में आएगी फॉर श्योर, ठीक है? एंड ही वाज अर्निंग अराउंड 11 crore 35,302 rupees as an income, aggregate income for the year 1925 to 26. So you can understand कि कितना hefty amount इस ये मार्केट में शेयर्स में लगा के और जनरेट करते थे एज अ इनकम। नाउ ही इज नॉट प्लेइंग इन अ मार्केट। नाउ इनकी बनाई हुई 4 आर्टिफिशियल पर्सन आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर दिनशा मैनिक पतित। क्लियर? नाउ so what he did basically, Sir Dinsha Manik Patit basically bifurcated the whole amount in 4 parts. He incorporated 4 private limited companies, and he was knowing the concept of separate legal entity. That's the reason instead of giving tax on dividend, he forms 4 companies. उसने कहा 4 companies करेंगी, क्यों मैं अपना personal liability रखूं? Now 4 companies will work on my behalf. And 4 companies का मैंने आपको बता दिया किस टाइप से वर्कआउट हुआ करता था। These 4 companies used to earn high amount of interest, but that interest was coming into a tax-free zone, and they were, what they were doing. These companies were doing no business apart from receiving a dividend, and this money was transferred to Sir Dinsha Manik Patit as a pretended loan, as a bad debt. They used to show bad dates in balance sheet for this amount, जो वो रिटर्न बैक किया करती थी दिनशा मैनिक पतित को। नाउ द असेसी कौन है इस केस में? असेसी सर दिनशा मैनिक पतित, बिकॉज ये पूरा का पूरा स्टोरी इनकम टैक्स कमिश्नर को समझ आ गया। सो दैट इज द रीजन इनकम टैक्स कमिश्नर ने इन चारों कंपनीज के बैड डेट्स को आपस में मिलाया और देखा इट इज मोर देन 11 CR, एंड दे सेड कि इस 11 CR पे, दैट टू इट वाज अ टाइम ऑफ 1927, उस टाइम में 11 CR
उस टाइम में तो शायद 11,000 की भी बहुत वैल्यू होती थी. दिस इज तो 11 CR. So in this situation specifically, they assessed this Sir Dinsha Manik Patit, and they said that he is liable to pay super tax on this particular income. But Dinsha Manik Patit ने कहा कि ये मेरी इनकम तो है ही नहीं, ये तो इनकम 4 कंपनीज की है, और इस अमाउंट को अगर आप 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे तो इस पे सुपर टैक्स नहीं लगेगा, इस पे जो टैक्स लायबिलिटी लगेगी वो कंपनीज दे देंगी. आर यू गेटिंग? सो the SSE was assessed for super tax, determining that profit of company were profit of SSE himself, and the alleged loans were not genuine loans. This was the, crux by Income Tax Commissioner. Income Tax Commissioner was saying that this SSE, the SSE was assessed for super tax because the company's profit is basically assessee profit himself, and this alleged loans were not a genuine loans at all. Right? Now the issue in this case was, first issue arises whether newly formed incorporated 4 private limited companies of Sir Dinsha Manik Patit was doing business for themselves or for Sir Dinsha Manik Patit. क्या ये 4 कंपनीज जो न्यूली फॉर्म्ड हुई हैं ये अपने लिए बिजनेस कर रही हैं या सर दिनशा मानिक पतित के लिए बिजनेस कर रही हैं? दिस वाज द फर्स्ट इशू व्हिच इज रेज्ड इन दिस केस, एंड द सेकंड इशू वाज दैट whether corporate veil of a company can be lifted to determine the question of tax liability of the SSE. Because SSE is saying, no, I'm not liable to pay this much super tax. So, to determine the tax liability of SSE, whether it is possible we can lift a corporate veil. क्या हम कर सकते हैं? This was the second issue in this case. So, the judgment was given by the Chief Justice, Amberson. He said that SSE is the legal owner of all the funds. Apparent legal owner are his nominee, and he received the interest and dividend from him. Now he also said that each family company is a shame. Companies which are incorporated by a SSE is shame. Right? And all the transactions which are done by these 4 companies are paper transaction, not a real transaction. ये real transaction नहीं है, it's just a paper transaction. And of course, in this case, we have to pierce the corporate veil of a company to understand the tax liability of SSE. Because there's a strong apprehension that just to evade a tax liability and just to protect a revenue, Sir Dinsha Manik Patit is basically playing a game. And for this, हर कंपनी के सारी जो in and out होता है वो MOA and AOA, Memorandum of Association, Articles of Association. Right? These are the 2 documents which are a constitutional document of a company. So through a MOA and AOA, इनको खोल के देखा जाता है, और while turning a article of association of this company, 4 companies, assessee is a sole governing director in these private limited company. ये 4 private limited company, देखिए इस डायग्राम में A limited लिखा हुआ है, it is not right. A private limited, B private limited, C private limited, D private limited. Right? So, after turning an article of association, पता लगता है कि इस कंपनी के articles are saying that there is only one director who is giving direction to companies, and that governing director is Sir Dinsha Manik Patit. So it is clear that company has to act according to wish of Sir Dinsha Manik Patit will. So assessee will is there. उसी के accordingly चल रहा है सब कुछ. Under the given circumstances, company can be regarded as a carrying on its business separate from the Sir Dinsha Manik Patit. So they are not doing their business in a separate form. They are basically doing a business as assessee is saying, according to assessee's will. Right?
So the money, which is a pre-termed loan received by the assessee, received by the Sadinsha Manik Patit, be regarded as a dividend paid by the company, right? So it is a interest जो आपको डिविडेंड मिल रहा है इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वो कंपनीज को नहीं मिल रहा, वो एक्चुअल में असेसी को मिल रहा है. एंड इट वाज हेल्ड प्रॉपर्ली, सुनिए व्हाट इज हेल्ड इन दिस केस, that company were not genuine at all, and the legal personalities of these companies may be disregarded. What is a legal personality? That company is a separate legal entity. So the legal personalities of these companies may be regarded not regarded as a genuine, because the companies were formed only to avoid a tax liability or protection of revenue, and company was not more than assessee himself. So this is a decision which is given in this case, that companies are shame, companies are not genuine at all, and that's why court is lifting or piercing a corporate veil of all 4 companies, and after lifting a corporate veil of these 4 companies, the legal personalities of this company will be disregarded by the court, because these companies were formed only to avoid tax liability or protection of revenue. So hence we can say that these are not companies who are investing in a market. It's Sir Dinsha Manik Patit himself who is investing in a market. Right? बहुत easy था ये केस लॉ. Any question? Because आज हम इतना ही कर पाएंगे. Yes. Any question? Ma'am, just one question. Yeah. Ma'am, and whatever these companies. Your voice is not coming. I'm so sorry, Ankita. Ankita, your voice is not coming properly. Ma'am, am I audible now? Yeah, you're audible. Yes, ma'am. Ma'am, the situation is happening in Sir here is a company. The companies are paying profits back to Sir. And now the Sir invests into another company. Ankita, I'm so sorry. I'm not able to hear you properly. Maybe because of, आपका कुछ networking का issue होगा, Ankita. So if you can write, I'll reply. I'm so sorry. Yeah. Anyone else? Ma'am, the court will be able to pierce the corporate veil only if the company is formed for that motive. Yes. Initially. Actually, the case itself is suggesting, just having a glance at AOA of Article of Association of a company. So court understand everything. Yes, it's a case, because in this case was basically, filed by Income Tax Commissioner. So Income Tax Commissioner ने case file किया against Sir Dinsha Manik Patit, and in case itself, fact has been, given by Income Tax Commissioner itself, and there was a strong apprehension that they are using company's artificial person this particular, advantage of forming. The sole motive of the company was that only, the tax evasion. Absolutely, protection of revenue, tax evasion. Absolutely. Okay. Thank you. Yeah. Anything else? But I'm happy, 94 students. Class में तो मैंने कभी भी नहीं देखे होंगे इतने सारे बच्चे. But virtually, yes, all are coming. So what is happening essentially is Sir Dinsha set up a company, profits of companies back to Sir D. Now it is Sir D is investing in other companies. Why he will invest in other companies? Ankita? It
was so shown in the diagram, ma'am. Point 1, point 2, and point 3 is Sir Dinshaw giving it back to the limited company. वो चारों कंपनीज में लगा रहे हैं ना मनी. अब उनका काम ही यही है कि जैसे ही उनके पास प्रॉफिट आएगा, जो इनकम होगी अगले साल इसी तरीके से वो लगाएंगे और शेयर्स परचेस कर लेंगे कंपनी के. इन कंपनी के लिए वो शेयर्स क्या होंगे? कैपिटल होगा. उसी कैपिटल को आगे वो फर्दर इन्वेस्ट करेगी कंपनी मार्केट में. मार्केट से जितना भी same cycle will be repeated. Absolutely. Yes, Ankita, and this is very first year income tax commissioner caught this kind of situation. ये तो एक साल में पता लग गया that he is doing this kind of thing. Second year तो आया ही नहीं. That's why they have written that it's newly formed incorporated companies. So these companies were just formed for this purpose only. और पहले साल में इनको पकड़ लिया गया कि हाँ आप ऐसा कुछ प्रेसिडेंट मतलब सेट मत करिए आगे के लिए. सो पहले ईयर में ही इस टाइप की सिचुएशन को पकड़ लिया गया और उसी को एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट, बिकॉज पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. जनरली आई टोल्ड यू दैट इन 99.9 सिचुएशंस कभी भी लॉ ने बनाया है ये कंसेप्ट आर्टिफिशियल पर्सन का. सो आर्टिफिशियल पर्सन को उतनी ही एग्जिस्टेंस है जितनी एक नेचुरल पर्सन को है. और अगर लॉ ही प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा उस चीज को प्रोटेक्ट? हमें भी पता है, सबको पता है माइंड में कि इट्स नॉट आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो मेंबर्स ही जो सारा काम कर रहे हैं. सो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस आर्टिफिशियल पर्सन एडवांटेज. जो आपको मैंने सेक्शन 9 की एडवांटेजेस करवाई थी, 11 एडवांटेजेस हैं टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट मैनेजमेंट, सेपरेट ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, टू बी स्यूड, sue to be sued. ये सारी जो एडवांटेजेस मिलती हैं आपको आफ्टर बीइंग incorporated by section 9. So ये सारी बेनिफिट्स दे रहे हो आप उस कंपनी को. So इस बेनिफिट को मिसयूज करने वाले भी बहुत हैं बाहर. So वो हम अलाउ नहीं करेंगे. ये जो आपकी फाइनेंशियल या चलिए, thank you so very much for today's class. Tomorrow again the same time I think we'll join and let's see. I'll talk to your CR. एक क्लास सेपरेट करते हैं हम, बिकॉज मैं आपको बहुत जल्दी फिनिश कराना चाहती हूँ कोर्स आपका, ताकि हम ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको एग्जैक्टली प्रिपेयर कर पाऊँ. ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय. Thank you, ma'am. या दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें. और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. धन्यवाद.